Hi everyone. સૌને મારા જય સંસ્કાર. Today I am going to teach you standard 9 sem 2 Hindi lesson number 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन. टाइटल ही थोड़ा सा ज्ञान हमें देता है कि क्रांतिकारी तो बड़े लोग होते हैं, शेखर तो बच्चा है अभी, और उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो अंग्रेजों को खिलाफ लड़ सके. लेकिन दरअसल जो सच्चे और अच्छे देशभक्त है वो शुरू से ही समझदार होते ही अपनी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले लेते हैं. यहाँ जो एकांकी है, जो पाठ है, लेसन है, वो जब हमारे देश में गुलामी थी उसके पहले की एक घटना है, और इस घटना पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला है. जब हम गुलाम थे, गुलामी की जंजीरों में कैद थे, तब हमारी पोजीशन, कंडीशन बहुत ही खराब थी. ये सब इतिहास में पाया जाता है. लेकिन शेखर जो बहुत छोटा है, उसके दिमाग में कैसा चल रहा होगा ये जानने की हम कोशिश करते हैं कि असह्य की एक लहर आई और देश उसमें बह गया. गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था कि सभी चीजों का हमें बहिष्कार करना है, सभी विदेशी चीजों का हमें बहिष्कार करना है. यहाँ के भारत के रहने वाले, उसको रोजी रोटी नहीं मिलती, उसको रोजगार नहीं मिलता, और विदेशी कंपनियां आकर उसका माल यहाँ पे बनाती है, बेचती है, और मुनाफा विदेशी कंपनियों को चला जाता है. इंडिया, भारत दिन ब दिन कंगाल होता जा रहा है. तभी गांधी जी ने एक असहकार आंदोलन शुरू किया और उसकी लहर सारे देश में फैल गई. शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा, और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेलकर वो अपने बहने लगा. शेखर भी चाहता था कि वो इस आंदोलन का हिस्सा बने, वो अपने देश के लिए कुछ करे, लेकिन बहुत छोटा था, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाया. लेकिन वो बहुत हिम्मतवान था, उसने हिम्मत न छोड़ी, इसने प्रयत्न करना नहीं छोड़ा. उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए, और जो 2-4 मोटे देशी कपड़े थे वही वो पहनने लगा. प्रयत्न तो खुद से ही करना है. उसने भी सारे विदेशी कपड़े छोड़ दिए, और जो 2-4 देशी कपड़े थे उससे उसका काम चलने लगा. बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देशी कपड़े उसके पास नहीं थे कि वो बाहर जा सके. प्रायः दोपहर को वह ऊपर के खिड़की के पास जाता और खड़ा रहता और बाहर देखा करता. कभी दूर से जब बहुत सी कंठों की समवेत पुकार उस पर पहुंचती, उसका जो बाल मानस मन का वो हार नहीं माना. बाहर किसी से मिलने जुलने का काम बंद कर दिया. क्यों? क्योंकि उसके पास देसी कपड़े इनफ नहीं थे कि वो पहन के वो बाहर जा सके, किसी को मिल सके. कोई भी समस्या या कोई भी खबर उन तक पहुंचने की ये रुकावट बन गई. लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा, फिर भी प्रयत्न तो चालू ही था. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. वो दोपहर को ऊपर के कमरे में जाता और खिड़की से बाहर झांकता और गांव में, मोहल्ले में क्या हो रहा है वो जानने की कोशिश करता. और तभी उसके कानों में ये पुकार आती कि गांधी का हो बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला. ये स्लोगन उसे सुनाई दिया
कि गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। ये स्लोगन, ये पुकार उसने अपने दिमाग में बिठा ली। तब उनके प्राण पुलकित हो उठते और वो भी खिड़की से पुकार उठता कि गांधी का हो बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। ये स्लोगन उसकी आत्मा को इतना टच कर गया कि उसका मन अंदर से प्रफुल्लित हो गया। कुछ करने की भावना जोर शोर से बहने लगी, खून गर्म होने लगा। देश की सेवा करनी ही है, ऐसा निर्धार वो अपने मन में करने लगा और वो बोल पड़ता कि गांधी जी का हो बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। उसने आगे वह कुछ नहीं कर सकता। घर में अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति न होने का एक अंकुश था जो निरंतर कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित करता था। इसका अलावा वो कुछ नहीं करता, क्योंकि घर में एक प्रॉपर अंकुश था। वो अंकुश तोड़कर कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन इस अंकुश ने ही उसको बाहर जाने का, देश सेवा करने का मार्ग बताया। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सारे कमरों में से विदेशी कपड़े बोटरे और नीचे खुली जगह पर ढेर लगा दिया। फिर लैंपे लाकर उन पर मिट्टी का तेल उंडेला और आग लगा दी। एक दिन मौका पाकर शेखर और उसकी माँ दो ही घर में थे। असहयोग का आंदोलन जोर शोर से चल रहा था। तभी मौका देखकर सारे कमरे में गया, घर के सारे सदस्यों के विदेशी कपड़े लेकर आया, एक खुली जगह पे उसका ढेर लगाया और उसमें आग लगवा दी, नुकसान किया। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वह आग चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा। जैसे जैसे आग को देखा, उसका हौसला, उसका जिम्मा आग की तरह बढ़ने लगा और उसके प्राणों में एक जात का साहस आ गया, एक प्रकार का जुस्सा आ गया और वो वहीं पर ही नाचने लगा और बोलने लगा कि गांधी का हो बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। थोड़ी देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल पर मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर तो राख हो गया। उसकी माँ आई, इतना सारा कपड़ा उसको जला दिया। माँ ने पीटा, गाल लाल कर दिए, लेकिन जो उसका ध्येय था वो हो गया कि कपड़े जलकर राख हो गए। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई। अब उसको विदेशियों के प्रति एक नफरत हो गई। विदेशी चीज के लिए उसके मन में एक नफरत सी हो गई। उसने देखा कि हमारे नस नस में विदेशी का प्रभुत्व नहीं, लेकिन आतंक भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उस घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते थे। पूरी नस नस में अंग्रेजी नहीं है, आतंक है, ऐसा शेखर समझने लगा। सोचने लगा कि घर में अंग्रेजी का ही वातावरण है। पिता और भाई सब लोग इंग्लिश में बातें कर रहे। पिता जोर डाल रहे हैं कि सबको इंग्लिश ही बोलनी है, सबको इंग्लिश में ही बातें करनी है, लेकिन शेखर के मन में इंग्लिश के प्रति, अंग्रेजों के प्रति घृणा थी। यह कि शैशव में अंग्रेजी बोलना जानता है, वो हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी, वो अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु, जिनको उसके साथ दिन भर बिताना होता था, एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ हो, लेकिन अंग्रेजी में बातें जरूर करता था। ये बात शेखर को नहीं अच्छी लगी। घर में घर परिवार रईस था,
रिच था और घर में बच्चे पालने वाली आया भी आती थी, मास्टर भी आते थे, लेकिन सारे के सारे इंग्लिश बोलते थे, अंग्रेजों का अनुकरण करते थे। वो शेखर को पसंद नहीं आता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा है तो हम पहले उसे सीखते हैं। पहले मातृभाषा का सिखाव नहीं था, पहला इंग्लिश था, हिंदी उसकी मातृभाषा थी। लेकिन शेखर का मन, छोटा मन, ये समझ पाया कि मेरी मातृभाषा हिंदी है और मुझे पहले अपनी मातृभाषा सीखनी है। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा, जिसके मैं घृणित समझता हूँ। इसी विदेश को माँ कहने के बाध्य हूँ। उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बात में अंग्रेजी शब्द को निकालने लगा। अपनी आदतों से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। मातृभाषा, मातृभूमि के प्रति उसको ऐसा लगाव हो गया कि वो खुद ब खुद मातृभाषा का पठन करने लगा। और जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ा, वो बातचीत से अंग्रेजी स्टाइल, अंग्रेजी शब्द को निकालने लगा, दूर करने लगा और अपनी मातृभाषा सीखने लगा। और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए गांधी को अपनी श्रद्धा, जिसे अव्यक्त करने का कोई साधन उसके पास नहीं था, वो राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ कर देता है। मातृभाषा के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए, गांधी जी को अपना वजूद दिखाने के लिए वो एक नाटक लिखना शुरू करता है। नाटक का बेस राष्ट्र प्रेम ही था। वो गांधी जी को नाटक देना चाहता था, दिखाना चाहता था। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति उसे अभी ताजी थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना जो की त्यों हथियाली, केवल कहीं कहीं मामूली परिवर्तन करना पड़े। उसके बाद नाटक का आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपति गांधी है। नाटक लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि नाटक के जो महद अंश थे वो उसने हथिया ली, यानी कि बैठे के बैठा ज्यों का त्यों ले लिया। सिर्फ थोड़े बहुत डायलॉग में थोड़ी बहुत चेंजेस की और वो नाटक लिखने लगा। और उसका बेस क्या था कि एक स्वाधीन लोकतंत्र है, हमारा देश आजाद है और गांधी जी हमारे नायक है और सिद्धि के लिए साधन है। अनावृत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरे गाल आगे कर देना। गांधी जी का पूरा स्वभाव, रहन सहन, इरादा सब शेखर में ज्यों का त्यों उतर आया। जैसा गांधी जी मानते वैसा ही शेखर मानने लगा। गांधी जी चरखा काटने लगे, शेखर को भी चरखा काटने का मन हुआ, वो काट भी लेता और सारे विदेशी रीत रस्म का वो परित्याग करने लगा। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर में अंत आया। ऊपर शिखर की प्रतिमा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर ने नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त वचन। इतिहास के पात्रों और स्वाधीनता को इस नाटक में रख दिया और उसका अंतिम चरण था, अंतिम दृश्य था कि एक स्वाधीन भारत। नाटक तो पूरा हो गया, सुंदर देशी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और अपने पुस्तक के नीचे छिपा कर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रत्येक गति अभियात थी, इसलिए अपना यह नाटक अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, माँ सरस्वती को भी नहीं।
उसकी नकल, उसकी प्रत तैयार की, सब अच्छे से किया, स्याही से लिखा, और मानो वो कोई कीमती रत्न हो, जवेरात हो, सुवर्ण हो। इस भारती संभाल कर उसने वो नाटक अपने बुक्स में छुपा दिए, यहां तक कि माता सरस्वती को भी नहीं दिखाया। और हर समय वो जहां जाता उसके मन एक ही ध्वनि गूंजती कि मैं शेखर हूं, अपूर्व नाटक लेखक का चंद्रशेखर, और मैं अकेले ही बिना किसी की सहायता अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत उसे चित्र का मैंने एक गर्व सा महसूस करने लगा कि उसका सर्जन मैंने अकेले किया है, बिना किसी मदद के। ये आत्मविश्वास ही शेखर को आगे ले जाने के लिए बहुत मदद करता है। हमें आत्मविश्वास बनाए रखना है। आत्मविश्वास सबसे बड़ी दौलत है। उसका हमें योग्य जगह पर इस्तेमाल करना है। शेखर का पिता एक दिन दौरे पर जा रहे थे, शेखर साथ था। बांकीपुर रेलवे स्टेशन सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता कुछ पीछे पीछे। पास में एक लड़का आया और शेखर को उसके उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़के ने अच्छा सा सूट पहने हुए था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और स्वर में अहंकार था। शायद वो अपने को अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। एक दिन शेखर पिता के साथ रेल यात्रा पर जाना। ट्रेन को आने में देर थी, इसलिए दोनों बाप बेटे वेटिंग रूम में अपना सामान रखकर टहलने लगे। शेखर थोड़ा सा आगे, पिता थोड़े से पीछे। तभी एक लड़का आया जो अच्छा सूट पहने हुए था, हेट भी अंग्रेजी थी और इंग्लिश बोलने लगा, मानो शेखर को वो नीचा दिखाना चाहता था। इंग्लिश बोलना अच्छी बात है, वर्तमान समय में इंग्लिश ही सबसे ज्यादा काम आने वाली लैंग्वेज है, लेकिन दूसरी लैंग्वेज उससे उतरती नहीं है, उससे कम नहीं है। लेकिन वो लड़का ऐसी सच नहीं जानता था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया, कुछ इसलिए नहीं कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में वो बात करने के लिए झिझकता था। शेखर ने कुछ उत्तर ही नहीं दिया। वो डरता नहीं था, लेकिन उसको ये सवाल पूछने का तरीका कुछ अच्छा नहीं लगा, अपमानजनक लगा। उस लड़के ने समझा कि उसका सामना करने वाला कोई हो ही नहीं। यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। उसके तनिक रोब में कहा, माई नेम इज, डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम ये है और तुम स्कूल पढ़ते हो? शेखर के मौन रहने से वो लड़के की हिम्मत खुल गई। वो ऐसा समझने लगा कि मेरे जैसा यहाँ कोई है ही नहीं, मेरा मुकाबला करने वाला कोई यहाँ है ही नहीं। फिर उसने रोप में पूछा कि मेरा नाम ये है और तुम स्कूल जाते हो? हमें यहाँ ये सीखना है कि जिंदगी में कभी किसी से रोप से बात नहीं करनी है, सबसे अच्छे से प्यार से बात करनी है। पिता ने क्रुद्ध स्वर में कहा कि शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, लेकिन जवाब क्यों नहीं देता। शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है? तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर दे या न दे, उसकी गुस्ताखी से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा कि हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने
बोल नहीं निकालते, और शेखर ने वो सब सुन लिया। पिताजी को बहुत बुरा लगा कि मैंने अच्छे से अच्छी परवरिश मेरे बेटों को दी है, फिर भी शेखर क्यों नहीं बोला, क्यों उसने उत्तर नहीं दिया, उसकी वजह क्या है? शेखर अच्छा इंग्लिश जानते थे, ये पिता जानते हैं। फिर क्रोधित हुआ। तभी ट्रेन आ गई और शेखर पिताजी को सत्य बताने की गुस्ताखी से बच गया। बात ज्यों की त्यों अटक पड़ी। पिताजी ये बात भूल नहीं पाए और उसने घर आकर कहा कि हमारे बेटे साहब बुद्धू है, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन पिताजी को ये पता नहीं था कि आगे चलकर चंद्रशेखर आजाद बहुत बड़ा स्वतंत्र सेनानी बनेगा। इतिहास में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा और उसको निडर आजाद के नाम से सारा देश याद करेगा। आज भी हम क्रांतिकारी शेखर को निडर आजाद के रूप में जानते हैं और उसको सत सत प्रणाम करते हैं। उसकी बहादुरी, उसकी निष्ठा, उसकी निडरता बहुत कम बच्चों में दिखाई देती है। ऐसे थे हमारे निडर आजाद कि बहुत ही छोटी आयु में वो देश सेवा के लिए आतुर थे। ये लेसन यहाँ समाप्त होता है। मिलेंगे इसके बाद के लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको मेरे जय द्वारकाधीश।